हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, कैपेसिटर के अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटर का अपना प्रैक्टिकल यूज क्या है। कैपेसिटर का अपना प्रैक्टिकल यूज क्या है ये हमने डिस्कस किया। फिर मैंने बताया कि कैपेसिटर की अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, डेट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। और हमने फर्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस से रिलेटेड डिस्कशन किया था कि कैपेसिटेंस किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, किन पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। क्लियर। इसके बाद हम बेटा बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की, जहाँ मैंने आपको बताए थे 3 टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं, जिनमें हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया था अपना स्फेरिकल कैपेसिटर। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड टाइप ऑफ कैपेसिटर, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ सेकंड इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बारे में बातचीत करते हैं, ये क्या होगा। देखो बच्चों, अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो ये तो हमें समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। पैरेलल प्लेट का मतलब क्या है कि अब यहां पर पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हम कैपेसिटर बना रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, समझ लो, सिंपल सी बात है कि स्फेरिकल कैपेसिटर में स्फेयर यूज में ले रहा था, यहाँ पर हम बेटा प्लेट्स यूज में लेने वाले हैं। जैसे लेट्स से ये कोई भी एक प्लेट है, ये एक अनदर प्लेट है, दोनों प्लेट्स को मैंने ऐसे पैरेलल शेप में रखा हुआ है। दैट कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बता रही है समझ में कि यहाँ पर स्फेयर की जगह हमने क्या यूज में ले लिया है, प्लेट्स यूज में ले लिए हैं। सो इसको तो हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट। वही कैपेसिटर की नेसेसरी कंडीशन है कि 2 कंडक्टिंग प्लेट होनी चाहिए। एक प्लेट तो अपनी होगी पॉजिटिव और दूसरी प्लेट अपनी कैसी होगी, नेगेटिव। ओवरऑल जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर होगा उतना ही नेगेटिव प्लेट पर होगा, तो आइसन से नेट चार्ज दोनों पर 0 होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं कैपेसिटर के टाइप की बात करूं तो सेकंड इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो बच्चों, हम चेक करते हैं ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। बात करते हैं बेटा इसके कैपेसिटेंस के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी कैपेसिटर दिया जाए, कैपेसिटेंस निकालने का केवल एक ही आसान तरीका है, दैट इज चार्ज ऑन एनी प्लेट। किसी भी एक प्लेट का चार्ज लिख दो डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। आ रही है बात समझ में कि कैपेसिटेंस लिखने का जो बेस्ट मेथड है दैट इज अ चार्ज ऑन एनी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, जो कि हम पॉजिटिव वे में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा ही हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स में निकाला था। चलिए चेक करते हैं पैरेलल प्लेट के लिए कितना होगा। देखो बच्चों, वापस से हेडिंग डाल लेते हैं, पैरेलल प्लेट। लेट्स से मैं बोल देता हूं बेटा ये कोई भी मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इसकी एक प्लेट तो हो जाएगी पॉजिटिव और दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर। ओवरऑल मैं बोल दूंगा बेटा एक प्लेट पर चार्ज आएगा पॉजिटिव क्यू और दूसरी प्लेट पर चार्ज आ जाएगा अपना नेगेटिव क्यू। सो हियर आई कैन से एक पर पॉजिटिव क्यू है और एक पर नेगेटिव क्यू है। नेट टोटल चार्ज अगर मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पर नेट चार्ज डेट इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 0। आ रही बात समझ में। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू राइट द कैपेसिटेंस। अब मुझे लिखना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। मुझे निकालना है बेटा C की वैल्यू क्या होगी, और आपने पढ़ा है इसको निकालने का एक ही तरीका होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे पता लग जाए इस पे चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो आप बोल दोगे बेटा कैपेसिटेंस क्या होगा। क्लियर। चलो लिख के देखते हैं, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर अगर मैं इस पे चार्ज लिखूंगा तो इस पर चार्ज तो हमें कितना दिया हुआ है, क्यों। आ रही बात समझ में। नाउ द ओनली पार्ट दैट इज लेफ्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो मुझे ओनली पार्ट निकालना है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कैपेसिटर प्लेट। अगर मेरा ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्यू और बी मिल जाएगा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए चेक करते हैं कैसे लिखेंगे।
तो देखो बच्चों, मैंने अगर कंडक्टर होता, स्फेरिकल कंडक्टर होता तो आप डायरेक्टली लिख देते KQ/R, बट ये स्फेरिकल कंडक्टर तो नहीं है। अब कैसे लिखा जाए? तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे अगर मैं इस कैपेसिटर का थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। क्लियर बेटा? इस पर मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स। लेट से मैं बोल देता हूँ कि आउटसाइड A पॉइंट है, ये इनसाइड B पॉइंट है और ये इनसाइड C पॉइंट है। क्लियर? तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं क्या होगा। तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लेना पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट दैट इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि इस पर बेटा पॉजिटिव सिग्मा चार्ज है और इस पर नेगेटिव सिग्मा चार्ज है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल सा लॉजिक है, अगर यहाँ पॉजिटिव सिग्मा है, इस पे नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज अपना 0 ही होगा। क्लियर? प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। अगर मैं सी पर लिखता हूं पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, कुछ ऐसे डायरेक्शन बनेगी। और बेटा अगर मैं बी पर लिखता हूं तो बी पर पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव प्लेट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो नेगेटिव का भी किधर होगा? इनवर्ड। इनवर्ड किधर होगा? इधर की साइड, दैट मीन नेगेटिव का भी इधर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप चेक कर सकते हो बेटा, यहाँ पर नेट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। और अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इस पर ये ई तो पॉजिटिव है और ये अपोजिट में, तो ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सॉल्व कराया है। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा अपना? 0। सेम वे में अगर मैं सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो सी पर लिखोगे बेटा, एक तो पॉजिटिव है के कारण है, एक नेगेटिव के कारण है, दोनों अपोजिट हैं तो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका? 0। आ रही बात समझ में? सी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आएगा बेटा? 0। क्लियर? यहां तक समझ में आया? एक सेकेंड, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ये चीज कि मैंने ए बी और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो ए पर 0 हो गया, सी पर 0 हो गया, ओनली बचा हमारा बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पर चेक करते हैं कितना होगा। अगर देखो बच्चों, मैं बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ऐड होगा। यहां से मैं बोल सकता हूं बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के लिए कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स बी पॉइंट पर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में कि जब मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अगर मैं इस डायग्राम को वापस से बनाता हूं, अगर मैं इस डायग्राम को वापस से ड्रॉ करता हूं तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि ये अपना पैरेलल प्लेट है, यहां पर मैंने एक पॉइंट आउटसाइड लिया ए, अंदर लिया मैंने बी, यहां पर लिया बेटा मैंने सी। ठीक है? तो ए पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। सी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव टू नेगेटिव अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसका अमाउंट कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? कर क्या रहे हैं हम? एक्चुअल में मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है। मैंने बोला कैपेसिटेंस निकालने का एक ही तरीका है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पता है तो आप कैपेसिटेंस लिख पाओगे। चार्ज मुझे पता था सर इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो चार्ज तो हो गया क्यू, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख पा रहे थे।
अगर आप चेक करो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चालू किया। दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चालू किया। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो ए पॉइंट पर 0 आया, सी पर 0 आया, ओनली प्लेट के बीच में आ रहा है। क्लियर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अब मुझे पता है अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लिखना चाहूं तो आपने पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस V डेट इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। लेट्स से सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D, तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू ED, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो हम लिख सकते हैं ED। तो यहाँ से V डेट इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D। ये वाली बात आई समझ में कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, मुझे कैपेसिटेंस लिखना था, V पता है, Q पता है, दोनों वैल्यूज को मैं अब इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ बेटा कैपेसिटेंस डेट इज इक्वल टू अपना Q अपॉन V, देखो बच्चों चार्ज को हम लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया अपॉन ये है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D। तो यहाँ से आएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, डेट इज इक्वल टू क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आई बात समझ में, इसे कॉपी कर लो। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक बार वापस से पूरा देख लो। अगर मैं इसको एक छोटे से वर्जन में खोल देता हूँ, देखो बच्चों ये कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस निकालना है, क्या होता है Q अपॉन V, बस मुझे Q और V मिल जाए तो मेरा कैपेसिटेंस आ जाएगा। चार्ज आपको दिया हुआ है, चार्ज कितना है बेटा, यहाँ पर Q है, क्लियर, चार्ज हमें दिया हुआ है, बस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या अप्रोच मैं फॉलो करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, तो प्लेट के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा है, बट हाँ प्लेट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चालू किया, A, B और C 3 पॉइंट मार्क किए, आउटसाइड निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अपना 0, ओनली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, चार्ज मुझे पता ही था, इस वैल्यू को मैंने कैपेसिटेंस में पुट कर दिया, C इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन V। इज इट क्लियर, बात आ रही है समझ में। तो कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हमें दिया हुआ है तो इसका कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर, चलो मैं इसे छोटा कर देता हूँ, इसे आप कॉपी कर पाओ, ताकि लिख लो बच्चों इसे, फिर हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। चलो कर लिया कॉपी। तो सिंपल सा है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज इक्वल टू होगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब देखिए हमारा जो पूरा डिस्कशन है ना वो इसी फॉर्मूले पे चलने वाला है, यहाँ पर ही हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं काफ़ी सारे। अगर आप देखोगे कैपेसिटेंस को तो क्या यहाँ पर चार्ज और पोटेंशियल की टर्म्स आ रही हैं, कहीं भी Q और V है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। डेट मींस मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है जो प्लेट है इसका एरिया कितना है, ये डिपेंड करता है प्लेट्स का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, और इनके बीच में मीडियम कौन सा फिल किया गया है। आ रही बात समझ में। तो चलिए इन पॉइंट्स को बेटा कॉपी कर लेते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूं बेटा कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एंड द मीडियम, इन पैरामीटर्स पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो C डेट इज इक्वल टू हमारा हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर मैं सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, और मीडियम में अगर मैं चेंज करूंगा तो भी C में चेंज होगा। क्लियर, चलो आगे की बातचीत करते हैं। देखो बच्चों जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं,
लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको, है ना, ये सर्कुलर प्लेट्स के बने, इनको ऐसे पैरेलल रखा गया तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। आपको बोला है बेटा रेडियस ऑफ दीज सर्कुलर प्लेट्स आर दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड द सेपरेशन डिस्टेंस d दैट इज इक्वल टू 5 mm एंड हेयर वैक्यूम इज फिल्ड। अभी कोई भी मीडियम मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, तो आपको बताना है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको बतानी है। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, समझ लो कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ पर C दैट इज इक्वल टू होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर एरिया लिखोगे प्लेट का, तो प्लेट कैसी है, सर्कुलर, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर? यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, C इक्वल टू पाई हो गया 22/7, रेडियस 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर, तो डेट इज 0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और सेपरेशन कितना है 5 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये सॉल्व करोगे तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इट इज अ बेसिक फॉर्मूला। चलो तो इसे भी आप कॉपी कर लो, फिर अगले न्यूमेरिकल्स पर आते हैं और क्या क्या हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूं बच्चों, आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पर ये वाली प्लेट इसकी पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट इसकी नेगेटिव है। राइट नाउ द सेपरेशन डिस्टेंस इज d एंड एरिया इज A एंड हेयर वैक्यूम इज फिल्ड। क्लियर? नाउ सेपरेशन डिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। सेपरेशन डिस्टेंस को तो बढ़ा के हम 4 टाइम्स कर देते हैं एंड एरिया डेट विल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल। देन डिटरमाइन न्यू कैपेसिटेंस। क्या किया मैंने, एरिया और डी में मैंने चेंज कर दिया, तो आपको बताना है न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, समझ लो सिंपल सा, ये भी कैपेसिटेंस होता है सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, न्यू कैपेसिटेंस होगा न्यू एरिया अपॉन न्यू सेपरेशन डिस्टेंस। हियर new area is A/2 and new separation distance is 4D multiplied by epsilon naught which is equal to आएगा आपका C/8। That means new capacitance कितना हो जाएगा 1/8 ऑफ इनिशियल। आ रही बात समझ में? ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज में लेंगे, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हैं इनको बड़े न्यूमेरिकल में एक साथ हम मर्ज करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर? चलो तो सिंपल है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ कैपेसिटेंस के बारे में, तो पैरेलल प्लेट का हो जाएगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आई बात समझ में? चलो अगले टॉपिक पर बातचीत करते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एरिया में चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस में चेंज होगा, अगर मैं सेपरेशन डिस्टेंस में चेंज करूँगा तो भी कैपेसिटेंस में चेंज होगा। अब बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक में चेंज करने से कैसे चेंज होगा, मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो बच्चों ये कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का एरिया है A, प्लेट में हमें एक लाइन दिख रही है, एक्चुअल में ये एक पूरी प्लेट होती है, रेक्टेंगुलर बोल सकता है, स्क्वायर, सर्कुलर, जो भी हो, इसका एरिया है A, सेपरेशन डिस्टेंस है D। क्लियर? और अभी मैंने यहाँ पर वैक्यूम फिल किया हुआ है, वैक्यूम का मतलब है कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका कैपेसिटेंस C डेट इज इक्वल टू आता है हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैक्यूम को रिप्लेस कर देता हूँ कोई भी पर्टिकुलर मीडियम से। इसके अंदर अब हमने बेटा कोई भी मीडियम फिल कर दिया, तो देखिए मैंने जैसे मीडियम फिल किया तो क्या प्लेट का एरिया चेंज होगा? नहीं, प्लेट का एरिया तो फिक्स है, प्लेट की सेपरेशन डिस्टेंस भी फिक्स है, ओनली मैंने वैक्यूम की जगह क्या डाल दिया, मीडियम। तो आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि हेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बट जैसे ही मैंने मीडियम डाला तो यहां पर अब परमिटिविटी वैक्यूम की जगह किसकी आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसका कैपेसिटेंस बन जाएगा ए एप्सिलॉन अपॉन डी, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज आल्सो इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। हियर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आपने ये वाली बात भी पढ़ रखी है, हियर एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। सिंपल। और एप्सिलॉन आर को अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप कैपिटल के भी लिख सकते हो, बिकॉज एप्सिलॉन आर दैट इज आल्सो इक्वल टू कैपिटल के विच इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, बात एक ही होती है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जैसे ही मैंने मीडियम डाला तो इसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, वैक्यूम की परमिटिविटी रिप्लेस होगी मीडियम से, ओवरऑल इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा Kc। दैट मीन्स इसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा। बात आ रही है समझ में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जैसे ही मीडियम फिल किया तो कैपेसिटेंस चेंज हो गया और कितने टाइम्स से बढ़ गया बेटा, K टाइम्स से। अब जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा ही नया कैपेसिटेंस हमारा आएगा। क्लियर। चलिए इसे कॉपी कर लो, इसके केसेस पर बातचीत करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हम यहाँ पर बना सकते हैं उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। बात आ रही है समझ में क्यों चेंज हुआ, कि एक्चुअल में हुआ क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन से रिप्लेस हो गया। चलिए देखो बच्चों, लेट्स से जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ये कोई भी एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसकी प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन D है और इनिशियली यहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है। देन इसका कैपेसिटेंस निकल के आता है अपना C। क्लियर। नाउ अब मैं इसमें बेटा K इक्वल टू 4 का मीडियम फिल कर देता हूँ। मैंने क्या किया, K इक्वल टू 4 का इसमें मीडियम फिल कर दिया। क्लियर। तो अब आपको बताना है इसका न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा। स्टिल एरिया A है, सेपरेशन D है, तो इसको तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। सर ये हो जाता है Kc, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि मीडियम फिल किया है तो ये हो जाएगा हमारा 4c। तो सर मैं बोल दूंगा यहाँ पर कि ये कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। जैसे लेट से अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आपको दिया हुआ बेटा ये कोई भी एक कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का सेपरेशन है 2 mm और इसका एरिया है बेटा प्लेट का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी वैक्यूम था तो इसका कैपेसिटेंस हमारा निकल के आता है C। नाउ यहाँ पर K इक्वल टू 5 का मीडियम फिल कर दिया। क्लियर। सो एट व्हाट डिस्टेंस D should be changed such that C remains same। अब मैंने न्यूमेरिकल की फ्रेम चेंज कर दी। आपको बोला है कि सर पहले वैक्यूम था जब इसका कैपेसिटेंस था C। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने मीडियम फिल कर दिया है, तो मैं D में कितना चेंज करूं कि मेरा जो कैपेसिटेंस है C है वो सेम ही रहे, C में कोई भी चेंज ना हो, इस हिसाब से D में कितना चेंज किया जाए, ये अब आपको बताना है। सोचो कैसे करोगे कि एट व्हाट डिस्टेंस D शुड बी चेंज सच दैट कैपेसिटेंस C रिमेन्स सेम। C हमारा सेम रहे, इसके लिए हमें इसमें कितना चेंज करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। पहले क्या था, कैपेसिटेंस C दैट इज इक्वल टू क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर। A की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में बदलोगे तो 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10 टू पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 mm हो गया 2 इंटू 10 टू पावर -3। सिंपल। नया कैपेसिटेंस क्या होगा, लेट से अब मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस इनका हो जाता है D डैश, तो इसको आप लिखोगे डेट इज इक्वल टू होगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश। एरिया सेम है बस यहाँ पर डिस्टेंस अब क्या हो गया है D डैश।
क्योंकि मुझे डी को नया डी लाना है ताकि सी मेरा सेम रह पाए। आ रही है बात समझ में? अगर इस हिसाब से वैल्यू पुट करूं तो ये हो गया 5, हेयर एरिया इज 20 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस टी। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि न्यू कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस के इक्वल है। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो यहां से आपका डी डैश कैलकुलेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर? चलिए तो इसे इक्वेट करो, डी डैश की वैल्यू निकालो बेटा, यहां से इसको सॉल्व करके इक्वेट करो और डी डैश की वैल्यू निकालो। तो क्या करना होगा, दोनों को बस हम इक्वल पुट कर देते हैं, इक्वल पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, ये तो सी डैश है, सी डैश तो अपना कितना आ रहा है 5 इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश, और वो था हमारा एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था 2 इंटू 10⁻³ ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी डैश इक्वल टू आएगा 10⁻⁻2 मीटर। डेट मीन्स डिस्टेंस अब हमारा इतना होगा, तब यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस सेम रहेगा। एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? एक बार वापस से देख लो बेटा पूरा क्वेश्चन, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अगर आप इसे देखोगे कि आपको बोला है ये कोई भी कैपेसिटर था, यहाँ पर इनिशियली कैपेसिटेंस ये था, अब मुझे डी को चेंज करना था ताकि सी सेम रहे, और मैंने मीडियम भी यहाँ पर फिल कर दिया था। क्लियर? तो कॉपी कर लो इसे। बात आ रही है समझ में? एकदम आसान सा न्यूमेरिकल है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए अगले केस पे आते हैं, और कैसे पूछ सकता है। देखो बच्चों, इसको हम स्पेशल केस बोल देते हैं। अगर मैं ऐसे बोलता हूं बच्चों कि ये कोई भी कैपेसिटर है, यहां पर जब वैक्यूम था, जब इसका कैपेसिटेंस था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर? जैसे ही मैंने पूरे कैपेसिटर में मीडियम फिल किया तो इसका अब कैपेसिटेंस आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हो रहा था। अगर मैं इसे चेक करूं, जब मैं मीडियम कंप्लीट कैपेसिटर की प्लेट में फिल कर रहा था तो यहां पर कैपेसिटेंस आया था के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बता रही समझ में? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हम पूरी प्लेट में ही मीडियम भरें, ऐसा भी पॉसिबल है 2 अलग अलग टाइप के मीडियम फिल कर दें या 3 अलग अलग टाइप के मीडियम फिल कर दें। लेट्स से जैसे ये हमारा पहला केस हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। लेट्स से ये आपको कैपेसिटर गिवन है, अब मैंने मीडियम पूरे में ना फिल करके एक मैं मीडियम की स्लैब रख देता हूँ। ये कोई भी एक मीडियम की यहाँ पर स्लैब रखी है जिसकी थिकनेस है T और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, बाकी पूरा वैक्यूम है। तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये इसको कैसे लिखा जाए? क्योंकि सर जब पूरी तरह से वैक्यूम था तो उसको लिखना आता है, कंप्लीट मीडियम फिल किया है तो उसको भी हम लिख सकते हैं, ये होगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बट इस वाली प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करें कि जब कंप्लीट मीडियम फिल नहीं किया जाए? तो देखो बच्चों, अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को ही एनालाइज करूं, अगर आप इन दोनों रिजल्ट को ही एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा जब यहाँ वैक्यूम था तो इसकी पूरी डिस्टेंस डी काउंट हो रही थी। क्लियर? लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर मीडियम डाला तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन के, कि जैसे ही मैंने मीडियम डाला तो अब डिस्टेंस डी काउंट ना होकर डी अपॉन के हो गई। अगर इनको समझना चाहे रिजल्ट को कि जब यहाँ वैक्यूम था तो डिस्टेंस पूरा डी था, लेकिन जैसे ही पूरे में मीडियम बढ़ा, डी वाली विड्थ में पूरे में मीडियम हमने डाला, तो अब इसकी जो लेंथ है वो डी ना रहकर अपनी कितनी हो गई है, डी वाई के। तो हम बोल सकते हैं मीडियम में जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम हो जाती है, और कितने से कम होगी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ये डिवाइड हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? जैसे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं मान लेता हूँ कि ये पूरी डिस्टेंस डी है, यहाँ पर मीडियम कितने में है, टी विड्थ तक का है, बाकी में पूरे में क्या है, वैक्यूम है, इस पूरे में क्या है अपना वैक्यूम। तो ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट तो अपना सेम रहने वाला है, ए एप्सिलॉन नॉट में तो अपना कोई भी चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है।
ओनली किस में चेंज होगा, मीडियम की लेंथ में। वैक्यूम की लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलो वैक्यूम लेंथ कितनी है, तो कंप्लीट डी थी, मीडियम ने टी ले ली, तो बची हुई वैक्यूम की लेंथ हुई अपनी डी माइनस टी। वैक्यूम की बची हुई लेंथ कितनी हो गई, डी माइनस टी, प्लस मीडियम की लेंथ जो टी है उसको टी ना लेके कितना लिखा जाएगा, टी अपॉन के, क्योंकि डी थी तो उसको हमने डी अपॉन के कर दिया था। इस तरीके से अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूंगा तो ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आई बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये बेटा सिंपल सा इसका लॉजिक है कि अगर पूरे में मीडियम ना फिल करें तब भी हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस क्या करना है, वैक्यूम की कंप्लीट लेंथ लिखनी है, मीडियम की लेंथ को 1/k से डिवाइड कर देना है। चलो एक और केस ले लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। एक और केस ले लेते हैं, जैसे फोर्थ ले लेते हैं। लेट्स से ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। मैं बोल देता हूँ बच्चों, ये कोई भी एक प्लेट है, ये एक और प्लेट है, दो प्लेट को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका है K2। और वही आपको बोलिए सेपरेशन डिस्टेंस है D और प्लेट का एरिया है A। आपको लिखना है कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपको लिखना है। देखो अगर मैं चेक करूं मीडियम फिल किया गया है, ए एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहने वाला है सर, इसमें तो कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ओनली चेंज किस में होगा, मीडियम की लेंथ में। वैक्यूम की लेंथ भी सेम लिखी जाएगी। चलो वैक्यूम की लेंथ कितनी बची, तो मीडियम ने एक तो T1 खा लिया, एक T2 खा लिया, तो वैक्यूम की लेंथ बचेगी D माइनस T1 माइनस T2। कितनी बचेगी, D माइनस T1 माइनस T2। बात आ रही है समझ में? रिमेनिंग लेंथ क्या रहेगी हमारी, मीडियम वाली। अब मीडियम की लेंथ को कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आपको कैपेसिटर्स दिए जाएं और उनमें मीडियम कंप्लीटली फिल्ड ना हो तब भी आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने का तरीका होगा ये। आ रही है बात समझ में? क्लियर? जैसे अगर इसमें n प्लेट्स होती, अब इसका एक और केस ले लेते हैं। चलो n प्लेट्स होती तो n का तो आप कर ही लेते, ठीक है। अगला केस ले लेते हैं। ये एक कैपेसिटर है, जो प्लेट इसकी पॉजिटिव है, ये दूसरा है, इसकी ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने बीच में क्या किया है, ये एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसकी थिकनेस है T, और ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट रख दी। अब बताओ कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिस्टेंस वही डी है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, समझ लो। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो आप लिखोगे C डेट इज इक्वल टू सर ए एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा, वैक्यूम की लेंथ D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। प्लस के क्या हो जाएगा बच्चों, T अपॉन के। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा C इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पर ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ इनफाइनाइट पुट करूँगा तो T अपॉन इनफाइनाइट कितना आएगा, 0। दैट मीन्स कैपेसिटेंस दैट विल बिकम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। आ रही है बात समझ में? तो ये है बच्चों हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इफेक्ट ऑफ मीडियम। हालांकि अभी हम और भी मीडियम फिल करेंगे, ऐसे ऊपर फिल करेंगे, नीचे फिल करेंगे, टेढ़ा भी फिल करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो ए डी और इसमें मीडियम में चेंज करने पर चेंज होता है। बात आ रही है समझ में? अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कॉपी कर लो। इसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे अगले टॉपिक की। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप सब देख पाओ। ये मैंने 5 केसेस बताए हैं आपको, दिख रहे हैं ना? और बड़ा करूँ थोड़ा, चलो ये लो, ये कॉपी कर लो। क्लियर? इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, यू जस्ट क्लिक अ फोटो एंड पेस्ट इट ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप।
So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in the next video. Thank you.